हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि अकाउंटेंसी में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो बच्चों, ज़्यादा कुछ तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। मात्र 4 चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है पूरा अकाउंटेंसी में 2 साल में। वो भी क्लास 11th में मात्र एक ही व्यापार, एक ही बिजनेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि केवल 11th में इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। चूंकि ये अकाउंटेंसी का पूरा बेस है। यदि इस चीज को आप पढ़ लिए तो अकाउंटेंसी को समझने में आपको बहुत आसानी होगा, और इसको आप नहीं पढ़ें तो मुश्किल तो होते रहेगा, क्योंकि ये बेस है, ये आधार है। पहला सीढ़ी चढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे 11th में। 12 में हम लोग जाएंगे तो 12 में हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गैर व्यापारिक संगठन जिसका हिंदी अर्थ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप यानी साझेदारी, जो व्यवसाय हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा 11th और 12th कंप्लीट हो गया। लेकिन अब इसके तहत भी बहुत सारा ना टॉपिक बटा हुआ है बच्चों। उस हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूं क्लास 11 का अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में, जिसमें हम लोग अभी देखें कि केवल हम लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जानना है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय। एकल स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका हिंदी अर्थ एकल स्वामित्व होता है। तो एकल स्वामित्व का अर्थ हो गया कि एक ही स्वामी हो, एक ही मालिक हो। तो वो एक मालिक कौन हो गया? तो आप देख लीजिए, एक ही आदमी है जो लाभ और पूरा लाभ का लाभ ले रहा है, और वही एक आदमी है जो हानि का भी वहन कर रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक ही जब मालिक हो जो लाभ और हानि दोनों का वहन कर रहा हो, दोनों को ढो के चल रहा हो, तो वो एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय होते हैं, जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं। तो इसमें हम लोग देख ले कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, जैसे कि हम मान के चला जाए एक दुकान स्टार्ट कर दिए, दुकान मेरा स्टार्ट हो गया, बिजनेस हो रहा है, अब ट्रांजैक्शन भी साथ में हो रहा है। अब देखिए, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बहुत सारे आदमी मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास से जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग कर रहे हैं। तो वो सारे ट्रांजैक्शन को तुरंत के तुरंत लिखना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग अपने पास एक कागज रखते हैं। उस कागज में हम लोग क्या करते हैं, तो उस कागज में हम लोग लिखते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ। तो उस कागज को हम लोग रद्दी बही के नाम से जानते हैं, जिसे वेस्ट बुक कहते हैं। तो वेस्ट बुक के बारे में हमको कहीं पे कुछ पढ़ना है नहीं। खैर, अब सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं कि हम लोगों को जानना क्या क्या है। तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को देखे कि बिजनेसमैन जो है, जो एकल स्वामित्व रखता है व्यापार में, वो एक कागज में सारे लेन देन को लिख रहा है, ठीक ना। तो सारे लेन देन को लिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बुक। वेस्ट बुक, जिसका हिंदी अर्थ होता है रद्दी बही। देखिए, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, रद्दी बही। तो वेस्ट बुक के बारे में केवल हमको 11th में जानना है। इसको लिखने का कोई नियम और कानून नहीं है, जैसे आपको मन हो
वैसे आप बेस्ट बुक को लिख सकते हैं। तो इसके बारे में विशेष जानकारी लेने का जरूरत हम लोगों को नहीं है, ठीक ना। इसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है जर्नल के बारे में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे जर्नल के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है रोजनामचा। रोजनामचा, तो जर्नल के बारे में। अब जब बिजनेसमैन स्थिर हो गया, एकल स्वामित्व वाले व्यक्ति स्थिर हो गए, तो अब वो बेस्ट बुक से क्या बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। जर्नल यानी ट्रांजैक्शन जो भी हुआ उसको अकाउंटिंग प्रोसेस में लाने का प्रक्रिया, ठीक ना। तो डेली जो लेन देन हो रहा है उस लेन देन को लिखने के प्रक्रिया को भी हम लोग जर्नल कहते हैं। जर्नल हम लोग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत। बच्चों आप लोग को बता दें कि 1494 के पहले मेरे यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम यूज होता था, लेकिन लूसा पैसोकोली ने 1494 में एक वैज्ञानिक पद्धति को लाया। उस वैज्ञानिक पद्धति को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन में दो पार्टी प्रभावित होता है, दो मद प्रभावित होते हैं, और दोनों मद के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो ये जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी जर्नल एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रोजनामचा। जर्नल के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लेजर, मतलब खाता बही। खाता बही, ये जर्नल के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेजर के बारे में। लेजर का अर्थ होता है खाता बही, ठीक ना। इसके बाद फिर हम लोग लेजर जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है तलपट। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, तो ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जिसका हिंदी अर्थ होता है अंतिम विवरण। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। दूसरा हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखें हम लोग बैलेंस शीट तक। अब यहां तक हम लोग देख चुके ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको कि हिंदी में व्यापारी खाता बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कि लाभ हानि खाता बोलते हैं, और बैलेंस शीट जिसे कि आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं। चूंकि मेरा बोर्ड भर गया था इसीलिए मैं सोचा कि ऐसे ही बोल देता हूं, आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहां तक तो हम लोग देखें, मेरा सिलेबस यहीं तक कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट इट मींस सिलेबस कंप्लीट। लेकिन अब बहुत एंट्री में कुछ एंट्री ऐसे होंगे जो हम लिखना भूल गए होंगे या छूट गया होगा, तो उसके लिए हम लोग एक चैप्टर और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, समायोजन। तो समायोजन हो गया एक चैप्टर। इसके बाद इसके सपोर्टिव कुछ चैप्टर हैं जो पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे डिप्रिसिएशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है ह्रास। तो डिप्रिसिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, BRS के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
यही इतना चैप्टर है बच्चों पढ़ना 11th में, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि ये अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज हमको देता है। ये बेसिक नॉलेज है बच्चों। तो आज आप लोग सिलेबस के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे पढ़ाई कंटिन्यू करते रहूँगा। कल फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा एक नया चैप्टर लेकर के अकाउंटेंसी का। तो बच्चों, थैंक यू, सभी को नमस्ते।